For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लेट m बी द मिड पॉइंट and L be the upper class limit of a class in a continuous frequency distribution. The lower class limit of the class is. तो देखिए क्या दिया गया है, मिड पॉइंट दे रखा है जो कि क्या है, स्मॉल m। अपर क्लास लिमिट दे रखी है उसी क्लास की जो कि क्या है, स्मॉल l। तो हमसे पूछा है बताइए उसी क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट हमने कोई भी क्लास इंटरवल लिया 20 to 30। ये कौन सी लिमिट होती है, अपर क्लास लिमिट, और ये वाली लोअर क्लास लिमिट। अगर मैं इसकी मिड वैल्यू निकालूं या फिर मिड वैल्यू का दूसरा नाम क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कितना आएगा इसका 25। और क्लास मार्क या मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो जो हमें दे रखी है। क्लास मार्क या मिड पॉइंट सेम बात, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, m इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमें नहीं पता है, वो हमसे पूछी गई है तो उसको मैं x मान लेती हूँ, x प्लस अपर क्लास लिमिट क्या दे रखी है हमें, l, और अपोन में क्या चल रहा है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2m इज इक्वल टू x प्लस l। x हमें निकालना है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2m माइनस l। तो वो क्लास जिसकी मिड वैल्यू थी या मिड पॉइंट था जिसका, या क्लास मार्क जिसका था स्मॉल m, अपर क्लास लिमिट थी स्मॉल l, तो उसकी लोअर क्लास लिमिट क्या होगी 2m माइनस l। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी 2m माइनस l। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ मीन ऑफ x1, x2 इज 7.5 एंड मीन ऑफ x1, x2 एंड x3 इज 8, देन वैल्यू ऑफ x3 इज। तो देखिए क्या दिया गया है, कोई दो ऑब्जर्वेशन है x1 और x2, उनका मीन कितना है 7.5। तो जो ऑब्जर्वेशन थे अभी तक सिर्फ दो थे, x1 x2, अब एक और ऐड हो गया, कौन सा है x3। तो अब तीनों का अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 8। तो पूछा है कि वो जो नई वैल्यू हमारी ऐड हुई दैट मीन्स x3, उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है वो नंबर। कैसे करेंगे, मीन का फॉर्मूला सबको पता ही है, मीन इज इक्वल टू sum of observations divided by number of observations। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो x1 x2 कितने ऑब्जर्वेशन है, 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 2, मीन कितना दे रखा है 7.5। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, उसके लिए हमने लेट कर लिया कोई वेरिएबल y। तो y की वैल्यू हो गई 7.5 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 15। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि दो वैल्यूज जो कि थी x1 x2, अगर हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15। अब एक और नई वैल्यू ऐड हो गई इस डेटा में x3। तो अब जो नया मीन हमारा आया उसके ऐड होने से उसके लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो न्यू मीन है, न्यू मीन मीन्स कि एक और वैल्यू जो ऐड हो गई है, एक और वेरिएबल ऐड हो गया x3, उसके होने की वजह से जो नया मीन आया जो कि कितना दे रखा है 8। न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये भी हमें नहीं पता। अब ये वाला जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था ये दो वैल्यूज का था जो कि क्या क्या थी x1 और x2, अब एक और ऐड हो गई x3। तो जो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम y नहीं लिख सकते, तो उसको मैंने लिख लिया z। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 3, तो z कितना आया 8 3 जा 24। अब देखिए ये जो था ये x1 प्लस x2 का सम है, और ये जो आया ये x1 प्लस x2 प्लस x3 का सम है, और हमें फाइंड क्या करना है x3। तो हम क्या करें, z में से माइनस कर देते हैं y को, क्योंकि ये x1 प्लस x2 प्लस x3 है और ये x1 प्लस x2 है। तो 24 में से माइनस किया 15 को, तो कितना आया 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन ए, दैट मीन्स 9। इसका मतलब हुआ जो x3 है उसकी वैल्यू कितनी है 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
if each observation is data is increased by 5 then their mean। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि अगर जो भी आपको डेटा दे रखा है उसके हर किसी ऑब्जर्वेशन में हमने 5 का इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा था 2, 3, 7, 9, 4 नंबर से कर लेते हैं। तो मीन कितना होगा हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको प्लस करेंगे, 7, 3, 10, 12 और 9, 21 अपॉन कितने नंबर है 4। तो कितना है हमारा 4, 5 जा 20, 4, 2 जा 8 और 4, 5 जा, मीन आया 5.25। लेकिन इस केस में बोला गया कि अगर हमने हर किसी ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज कर दिया है 5 का, इसका मतलब जो 2 था वो अब क्या बन गया है 7, जो 3 था वो अब क्या बन गया है 8, क्योंकि हर किसी को हम 5 बढ़ा रहे हैं। जो 7 था वो कितना हो गया है 12 और जो 9 था वो कितना हो गया है 14। तो अब जो मीन होगा वो क्या होगा, 12 और 8 20, 20 और 21 41 अपॉन 4। सॉल्व करके आएगा हमारा 10.25। तो देखिए अगर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखते हैं तो 5.25 से मीन बढ़कर कितना हो चुका है 10.25। इसका मतलब कितने का इंक्रीज आया 5 का। तो देखिए तो मैंने आपको एग्जांपल देकर करके दिखाया है कि किस तरह से 5 का इंक्रीज आया, लेकिन आपको ये करना नहीं होता। इसका सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो नया मीन होता है वो पुराने मीन में उतना ही ऐड कर दीजिए जितना आपको इंक्रीज दे रखा है। तो क्या निकल जाता है न्यू मीन, नया मीन। अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस थे हर किसी में आपने एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए कि हर किसी में आपने 3 ऐड किया है, 5 ऐड किया है, 10 ऐड किया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में हमने 2 किया, सेकंड में 5 किया, थर्ड में 7 किया, ऐसा नहीं। अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है तो जो नया मीन होता है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड मीन था, जो पुराना मीन था, उसमें उतना ही ऐड कर दीजिए जितने का आप इंक्रीज दे रहे हैं। डिक्रीज में भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपको नया मीन निकालना है, न्यू मीन निकालना है किसी डेटा का, और हमने हर किसी ऑब्जर्वेशन में किसी पर्टिकुलर नंबर का डिक्रीज दिखाया है, तो जो नया मीन होगा वो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा जितना आपने हर किसी ऑब्जर्वेशन में से नंबर डिक्रीज किया है। जैसे अगर हमारा पुराना मीन 15 था और मैंने हर किसी ऑब्जर्वेशन में से नंबर 2 डिक्रीज किया है, तो जो नया मीन होगा वो कितना हो जाएगा 15 - 2 दैट मीन्स 13। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में सेम होता है। इंक्रीज के लिए हम प्लस कर देते हैं और डिक्रीज के लिए हम माइनस कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हुआ, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, इज इंक्रीज्ड बाय 5, क्योंकि पूछा गया है कि मीन अब क्या होगा, तो जो मीन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या पूछा गया है, मीन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज। 24 के प्राइम फैक्टर्स का हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर नंबर किसकी बात चल रही है 24 की। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके टेबल में 24 आता है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक तो आपने डायरेक्ट टेबल चेक कर लिया, उसके बाद आप इसको रिवर्स में ले लीजिए। 8 3 जा 24, तो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 6 4 जा 24, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 6 जा 24, तो 6 भी प्रेजेंट है। 3 8 जा 24, 8 भी प्रेजेंट है। 2 12 जा 24, इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा हुआ हमारा 12, और 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 24। लेकिन हमें यहाँ पे जो मीन निकालना है वो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का निकालना है। इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से हमें वो नंबर अपने साथ लेकर चलने हैं जो प्राइम है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर है 2 एंड 3। तो अब हमें इनका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम 2 + 3 और कितने हैं ये 1 और 1 2 तो डिवाइड कर दिया 2 से 5/2 = 2.5। तो मीन क्या हुआ 2.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा ऑप्शन सी 2.5। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ x बार इज मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डैश 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 xn देन वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी बताती हूँ क्या होता है ये। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। x बार यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को। तो मीन के लिए जो सिंबल होता है वो x बार ही होता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो x1 से शुरू होकर xn तक है। हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर हैं। xn हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। n हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि n एक्चुअल में कितना है। तो वैल्यू पूछी है, देखिए किसकी वैल्यू पूछी है, ये वाला साइन बना हुआ है, ये क्या होता है सिग्मा। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को। समेशन मींस ऐड करना है, सम करना है, लेकिन किसकी वैल्यूज को, xi माइनस x बार की वैल्यूज को। अब xi माइनस x बार क्या है, xi है आपका यहाँ पे कि जो भी आपको डेटा यहाँ पर दे रखा है उसमें जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है उनमें से आपको क्लास मार्क को माइनस करते जाना है और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबको प्लस करना है। तो इसलिए सिग्मा पे यहाँ लिखा गया i = 1। दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू करके आपको n तक जाना है। n मीन जितनी भी वैल्यूज है, जैसे वहाँ पे भी देखिए लास्ट में डेटा में आपका लिखा है xn, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक है वो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज ये जो समेशन जाता है वो कितना होता है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन बी 0। लेकिन एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर हमारा डेटा ये है तो किस तरीके से 0 आता है। 3 नंबर को लेकर चल देते हैं। मैंने 3 नंबर माने 7, 5 और 6, ये 3 मेरी वैल्यूज़ हैं। इनका अगर मैं मीन निकालती हूँ तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 + 5 12, 12 और 6 हो गया 18। 18 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 नंबर है। 3 6 18, तो मीन कितना आया हमारा 6। अब हम हर किसी वैल्यू में से इस मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 7 - 6, 5 - 6 और 6 - 6, और ये जो वैल्यूज चल रही हैं माइनस करने के बाद इनको प्लस भी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे समेशन का साइन दिया गया है कि जो आपके डेटा की वैल्यूज हैं उनमें से मीन की वैल्यूज को माइनस करिए और जो आंसर्स आए उन सबको आपस में प्लस करना है। 7 - 6 कितना बचा, 1, 5 - 6 -1 और 6 - 6 0। तो पूरा सॉल्व करके कितना आया, 0। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करके देखने की जरूरत भी नहीं होती। जब भी आपका ये डेविएशन पूछा जाए कि हर कोई वैल्यू, डेटा की हर कोई वैल्यू क्लास मार्क से कितनी डेविएट हुई है उनका सम निकालिए। इसको इस तरह से घुमा के भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को कि सम ऑफ डेविएशंस निकालिए। यहाँ पे डेविएशंस का क्या मीनिंग है कि ये जो डेटा है ये क्लास मार्क की वैल्यू से कितना डेविएट हुए, कितना अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हुए। मतलब अगर ये 7 है और मीन हमारा 6 है तो कितना डेविएशन इसने दिखाया। जैसे यहाँ पर 7 - 6 हमारा कितना आया, 1। तो जब भी आपसे सम ऑफ डेविएशंस पूछा जाए, सम ऑफ डेविएशन बोलेंगे या फिर ये वाला सिंबल देंगे आपको, तो ऑलवेज आंसर कितना जाता है हमारा, 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी 0। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। मीडियन ऑफ नंबर्स 4 4 5 7 6 7 7 3 एंड 12 इज। ये आपको डेटा दे रखा है और आपको इनका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, डिसेंडिंग में भी, दोनों से आंसर करेक्ट आता है। तो मैं इनको असेंडिंग में लगा रही हूँ। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहला नंबर 3 के बाद 4, जो नंबर जितनी बार आएगा उतनी बार ही हम इसको लिखेंगे, 4। उसके बाद नंबर आया 5, 1 टाइम ही है, फिर 6, 7 हमारा 3 टाइम्स आया, तो 7 7 7। उसके बाद नंबर है हमारा 12,
तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उधर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन कितना है हमारा 9। एन क्या है कि कितने नंबर्स हमें गिवन है, ये ओड है इवन है कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ काउंट करना है कि कितने हैं, कितने नंबर बैठे हैं हमारे 9। और 9 कैसा नंबर है हमारा ओड। तो जब एन आपका ओड आ जाता है तो मीडियन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/2 और ऊपर यहाँ पे th। इस th को लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा। वो कैसे, n कितना है 9+1/2 और मैंने लगाया th। अगर मैं th नहीं लगाती हूँ तो 9+1 हुआ 10 और 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5। इसका मतलब मीडियन का आंसर कितना हुआ 5। लेकिन ऐसा नहीं है, इस th लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 5 और ऊपर th, दैट मीन्स 5th। ये 5th टर्म जो हमारी होगी हमारी डेटा में वो मीडियन का आंसर होगा। तो 5th टर्म हमें काउंट करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। तो 5th नंबर पर कौन बैठा है, नंबर 6। इसका मतलब जो मीडियन हुआ कितना हुआ 6। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी 6। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए भी। अगर डेटा आपका ओड है, देखिए कैसे, नंबर्स कितने थे 9। अब 9 में से जो सेंटर का नंबर होगा वो कौन सा होगा, या कैसे पता लगा सकते हैं कि आपने 4 नंबर इधर छोड़े 4 नंबर इधर छोड़े, ये वाला जो हमारा नंबर था ये सेंटर में बैठा है, तो जो नंबर सेंटर में बैठा है वो क्या बन जाता है, मीडियन। लेकिन किस केस में है ये, ओड में। इवन में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, तो इवन भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हम उसे अप्लाई करते हैं। आप मीडियन ओड नंबर्स का निकालें या इवन नंबर्स का निकालें, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना मस्ट है, मतलब इसको लगाए बिना आंसर नहीं आएगा। तो अगर n हमारा एक इवन नंबर हो जाता है, मतलब अगर हमने डेटा को काउंट किया नंबर्स को 1 2 3 4 करके और वो एक इवन नंबर आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th और डिवाइडेड बाय 2। देखिए कैसे, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। नंबर ले लेते हैं, असेंडिंग में ले लेते हैं, 2 3 8 9 12 16। तो कितने नंबर हैं ये, 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे हो गए, n इज इक्वल टू कितना है 6, दैट मीन्स एक इवन नंबर। तो अब इसमें पुट करेंगे 6/2 कितना बना 3 मीन्स थर्ड टर्म, प्लस n/2 फिर से 3 और 3 में कितना ऐड करेंगे 1 मीन्स 4, तो फोर्थ टर्म और डिवाइडेड बाय 2। 3 को हमने 3 नहीं थर्ड बोला है, तो अगर सिर्फ 3 होता है इसका मतलब 3 और ये वाला जो भी नंबर था ऐड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड मतलब थर्ड नंबर की टर्म देखिए 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे कौन बैठा है 8 और फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है 9, तो 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 17/2। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका मीडियन का आंसर बन जाएगा। दूसरा क्या तरीका है शॉर्टकट वाला, कि आपने 2 नंबर इधर छोड़े 2 नंबर इधर छोड़े, इस बार जो है जो हमारा डेटा है वो ओड नंबर नहीं एक इवन नंबर की फॉर्म में, तो उसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू सेंट्रल वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर हैं ये हमारी सेंट्रल वैल्यू बना रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 17/2। तो इससे भी यही आता है और इससे भी यही आता है, क्लियर। तो n इवन नंबर का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और n अगर ओड है तो इससे पिछले वाला फॉर्मूला याद रखना है। और शॉर्टकट में अगर डेटा ओड है, नंबर ऑफ डेटा ओड है, तो सेंट्रल वैल्यू पिक कर लीजिए, वो मीडियन बन जाएगी। लेकिन अगर डेटा का जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, सेंटर की 2 वैल्यूज आपकी जो होंगी उनको आप प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। मोड ऑफ डेटा इज, ये आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और इनका मोड पूछा गया है। तो मोड क्या होता है, मोड का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता अगर डेटा हमारा रॉ डेटा है या टेबुलर फॉर्म में अगर नहीं है, तो मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग नंबर। वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में आ रहा है वो क्या बन जाता है, मोड। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है,
नंबर 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड कितना हो गया, 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी 15। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। द मोड एंड मीडियन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा आर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन मीन ऑफ दैट डेटा विल बी। कोई डेटा है, हमें नहीं पता क्या नंबर्स हैं वो, लेकिन हमें ये पता है कि उसका जो मोड है वो हमें कितना दे रखा है, 6, और मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसी डेटा की, 5। तो हमसे पूछा क्या है, मीन पूछा है कि उसी डेटा का मीन क्या होगा। जब भी आपको ये जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र होते हैं, इनमें से 2 की वैल्यू पता है और तीसरे की वैल्यू नहीं पता है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 3, मीडियन की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन हमें नहीं पता, हमने एक्स लेट कर लिया, तो 6 3 5 जा 15, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस करिए कितना आया, -9 इज इक्वल टू -2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2, दैट मीन्स 4.5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी 4.5। तो देखिए एक और नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन हम ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमें इन 3 में से कोई सी 2 वैल्यूज़ पता है और तीसरी फाइंड आउट करनी होती है, और ये जो तीनों मिलकर आते हैं एक साथ, मीन मीडियन मोड, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50। 100 ऑब्जर्वेशंस का हमें मीन दे रखा है जो कि कितना है, 50। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उनमें से कोई ऑब्जर्वेशन जो था वो 50 था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह नया नंबर डाल दिया जो कि क्या है, 150। तो पूछा है कि ये जो हमने चेंज किया इसकी वजह से जो नया मीन होगा, या बोल दीजिए जो रिजल्टिंग मीन होगा, वो क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने माना कि ये हमारे ऐसे बॉक्सेस में 100 नंबर रखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हर किसी बॉक्स में नंबर क्या क्या है। ये पता है बस कि बॉक्सेस 100 हैं और हर किसी के अंदर कोई ना कोई नंबर बैठा है, और उन सब को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है। तो सबसे पहले हम अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही निकाल लेते हैं कि कितना बैठ रहा है। तो मीन का फॉर्मूला लगाया उसके लिए हमने, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है, 50 इज इक्वल टू, सम हमें नहीं पता, हमने एक्स लेट कर लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो एक्स कितना हो गया, 5000। इसका मतलब ये जो नंबर इन बॉक्सेस में बैठे हैं इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 5000। अब इनमें से एक बॉक्स हमने हटाया जिसमें नंबर कितना था, 50, और उसके जगह दूसरा बॉक्स डाल दिया, और उस बॉक्स में जो नंबर बैठा है वो कितना है, 150। तो जो बाहर निकाला वो 50 और जो अंदर डाला वो 150। तो जो नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो कितना होगा, 5000 तो हमारे पास था ही, लेकिन हमने 50 वाला बॉक्स हटा दिया, दैट मीन्स -50, और एक और नया बॉक्स डाला 150 वाला, दैट मीन्स +150। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5100। जबकि बॉक्सेस के नंबर में कोई चेंज नहीं किया, 100 बॉक्सेस हैं और 100 के 100 बॉक्सेस में कुछ नंबर बैठे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी भी कितना रहा हमारा, 100। तो अब मीन कितना हो जाएगा, नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बैठा हमारा, 50 100, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 51। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन बी 51। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको टेबल की फॉर्म में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जिसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालिए फॉर क्लास 25 to 45। 25 से 45 वाला जो क्लास इंटरवल है उसके लिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते किस केस में है और क्या मीनिंग है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। देखिए, जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं हम, क्लास इंटरवल मतलब क्लासेस, और वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं हम, उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर
क्लास इंटरवल में जो क्लासेस आपको दे रखी हैं उनका क्लास साइज सबका एक जैसा नहीं होता, उस टाइम पे हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है यहाँ पर क्लास साइज 5 का है, नेक्स्ट में क्लास साइज 5 है, उससे नेक्स्ट में क्लास साइज 10 है, उससे नेक्स्ट में क्लास साइज 20 है और उससे नेक्स्ट में 10 है। क्लास साइज मीन्स किसी भी क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो क्लास साइज निकल जाता है, जिसको क्लास विड्थ भी बोला जाता है। तो इसका मतलब रेगुलर नहीं है। 5 से 10 वाले का कितना है क्लास साइज 5, 10 से 15 वाले का कितना है 5, 15 से 25 वाले का कितना है 10, माइनस कर दिया। 25 से 45 वाले का कितना है क्लास साइज 20, माइनस कर दिया अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को। और नेक्स्ट वन 45 से 55, इस वाले का क्लास साइज कितना है 10। तो देखिए क्लास साइज चेंज हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे वाले केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी नहीं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ दैट क्लास। दैट क्लास मीन्स जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिस क्लास की हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज कितना चल रहा है देखिए 5, 5, 10, 20, 10। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5, तो मिनिमम क्लास साइज कितना हुआ 5। क्लास साइज ऑफ दैट क्लास मीन्स जिसका हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है 25 से 45 वाली का, तो 25 से 45 वाली का जो क्लास साइज है वो कितना है 20, तो डिवाइड में कितना आया 20, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, इसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो हमें इस टेबल में गिवन है। तो 25 से 45 वाली की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 8, तो कितना आ गया यहाँ पर 8। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 2 8। इस तरीके से अगर हमें ग्राफ बनाना होता है तो हर किसी क्लास की हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर यहाँ पर ये क्लासेस लेकर यहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेकर तब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमसे सिर्फ इस वाली क्लास की पूछी थी जो कि कितनी आई है 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन डी 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का।